हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे जैसे आप सब जुड़ते जाएंगे तो एक अपनी प्रेजेंस शो करते जाएंगे। ज्योति जी गुड इवनिंग, रोहित जी गुड इवनिंग। आज हमारा रिवीजन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल मैं टेक्निकल इशू जो हमारा वाईफाई का होता है वो थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, तो क्लासेस आपकी हो नहीं पाई कल की। तो कल का जो रिवीजन क्लास था वो आज मैं कंटिन्यू करूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो इसलिए करवाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। कुछ चीज़ें इसमें से मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को, और कुछ चीज़ें रह गई थी जो आज की क्लास में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। तो जैसे जैसे सब जुड़ेंगे तो अपना प्रेजेंस शो करते जाएंगे। और फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर, और हमारी जो टाइमिंग है वो 6 to 7 की है। 1 घंटे की हमारी टाइमिंग होती है एवरी मंडे टू सैटरडे। संडे हमारा ऑफ रहता है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं कुछ और बच्चों के जुड़ने का। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज्योति जी, रोहित जी और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपना प्रेजेंस शो नहीं कर रहे हैं। 7 मेंबर्स तो मुझे दिखा रहा है, बट अपनी प्रेजेंस शो करिए कि कौन कौन जुड़ गए हैं मेरे साथ। और हाँ जी, अब दिखा रहा है। शाहीन जी वेरी गुड इवनिंग, प्रतीक्षा जी गुड इवनिंग, अंजलि जी वेरी गुड इवनिंग। शाहीन जी से मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि आप इतने दिन एब्सेंट क्यों थी, ये बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आज शाहीन जी से है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो ना आए तो कैसा लगेगा टीचर को, आप बताइए। और वो भी इतने दिनों तक बिल्कुल आप कहीं गायब हो गई थी, पढ़ाई आपने नहीं की है, क्यों आप नहीं आ रही थी भाई? और पिछले कुछ दिनों में बच्चे बहुत कम आ रहे थे। रिवीजन क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमेशा आप एमसीक्यू करेंगे तो एमसीक्यू भी आपके जो टॉपिक्स हैं उन्हीं में से बन रहे हैं, तो आपको उनको भी कवर करना ज़रूरी है। कई बेसिक चीज़ें हम टॉपिक में भी सीख रहे हैं, हर चीज़ आप क्वेश्चन आंसर से ही सीखेंगे ऐसा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगी ही, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से जो आज मैंने लिए हैं, रिवीजन भी थोड़ा बहुत इसमें हो जाएगा कुछ चीज़ों का, और कुछ चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई हुई हैं वो आपको शो होंगी। ओके, कहीं गए हुए थे तो भी आपको वीडियो आपने देखा कि नहीं, क्योंकि क्लास मिस हो जाती है ऐसे में, तो देखिए एक लिंक टूट जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप रेगुलर रहिए आप लोग, है ना। रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो पिछली आपकी क्लासेस छूट गई हैं उनकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको लॉस ना हो। हमारा जो एफर्ट्स है वो सारा कुछ आपके लिए है, ठीक है ना। और अगर आप लोग ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमारे इस एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोग रेगुलर आइए, क्लास अटेंड करिए और पूछिए, आपको जहाँ पे दिक्कत है उसको पूछिए, है ना। मैंने कभी भी आपको मना नहीं किया है, इग्नोर नहीं किया। कोशिश करती हूँ कि हर किसी के क्वेश्चन का आंसर मैं दूँ। कभी कभार क्या होता है कि मैसेजेस ज़्यादा आ जाते हैं, वो मैसेजेस ऊपर चले जाते हैं, तो मुझे कई बार दिख नहीं पाते हैं फास्ट अगर होता है तो, तभी मेरी नज़रों से वो मैसेजेस आपके अगर कोई छूटते हैं तो इसी कारण छूटते हैं। ठीक है, तो फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी सीटेट की जो टीम है, ये अब आप सब पहचान ही गए हैं कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं। और हमारी जो क्लास है वो उसकी टाइमिंग जो है ईवीएस की 6 to 7 PM है, और एवरीडे हमारी क्लास हो रही है। कल टेक्निकल इशू के कारण मैं कंटिन्यू नहीं रह पाई आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने देखा कि जब मेरा वाईफाई बिल्कुल बंद था, दोपहर से ही बंद था एक्चुअली, बट मैं होप कर रही थी कि नहीं शाम तक ये आ जाएगा। बट देखा मैंने कि जब 10-15 मिनट और बचे थे क्लास के, तो तब तक भी नहीं आया, तो फिर मैंने इसलिए 10 से 15 मिनट पहले आप लोगों को इसलिए मैसेज कल कर दिया था कि क्लासेस नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। तो क्लास जो है हमारी कंटिन्यू होगी। और इसमें आ, माही जी बफरिंग हो रही, देखिए आपका नेटवर्क शायद ठीक नहीं होगा, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, सना जी गुड इवनिंग।
तो अब कंटिन्यू हम क्लास शुरू करेंगे। एक बार जो है हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको अगर दिक्कत हो रही है तो वो सिलेबस को एक बार चेक करेंगे। एक बार सब थोड़ा कंफर्म कर देंगे कि बफरिंग तो नहीं हो रही है, सबको क्लियर शो हो रहा है। एक बार आप लोग कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीत जी गुड इवनिंग। मुझे मैसेजेस तो आ रहे हैं सबके। आई थिंक माही जी कोई इशू आ रहा है आपके नेटवर्क में, थोड़ा सा बाहर निकल जाइए अगर दिक्कत हो रही है घर के अंदर, थोड़ा सा आसपास निकल के थोड़ा चेक करिए, मे बी आपके नेटवर्क में कोई इशू आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है जो मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। एवरीडे क्लियर हो ही गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें। और ये हमारा जो नंबर है क्वेश्चन का, कितने कितने मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, मार्क्स कितने हैं और हमारी टाइमिंग क्या है, ये सभी आपको एक बार मैं शो कर देती हूँ स्क्रीन पे। जिनको भी दिक्कत है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जान लेंगे कि देखिए ये जो मैं चीज़ बता रही हूँ ये नोट डाउन आप करते जाइए साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अभी का नया जो रिसेंट जो किया गया है उसके हिसाब से सारे नंबर्स हैं, इसको आप नोट डाउन करके रखिए। भारत में कुल मिलाकर 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो 104 आप लोग ऐसे लिखते जाइए कि राष्ट्रीय उद्यान 104 हैं। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं वो आपके 551 हैं। उसके बाद समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं जो कि 131 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि आपके क्या हैं 18 हैं। ये मैंने क्वेश्चन में भी आप लोगों के पूछा था कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, और सामुदायिक रिजर्व भी होते हैं जो मिलजुल कर चलाते हैं, वो 127 हैं। और संरक्षण अलग से रिजर्व और भी होते हैं, वो 88 हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोग थोड़ा नोट डाउन करके रखिए। मेजर इसमें जो पूछा जाएगा वो आपके राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये तीन तो बिल्कुल मेजर चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं बता देती हूँ कि इंडिया हैज़ टोटल 104 नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 551, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया 131, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 88 कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 127 कम्युनिटी रिजर्व्स। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल इसको सारा कुछ नोट डाउन करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर ऑफ सेंचुरीज, नंबर ऑफ पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरिया, ये आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपका सिर्फ इसी स्लाइड से आपके 3 4 5 क्वेश्चन तक निकल आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देगा कि अगर आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं उसके लिए अभी इस टाइम के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप जो नोट्स बना रहे हैं उसको शॉर्ट शॉर्ट में बनाइए ताकि लास्ट टाइम में आप एक बार इसको रिवाइज कर सकें। उसमें आप क्या करिए, स्केच पेन का यूज़ करिए और जैसे एक फ्लो चार्ट होता है वो कोशिश करिए बनाने का, माइंड मैप बनाने की कोशिश करिए। उसमें क्या होगा, कलरफुल रहेगा तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। मैं भी अपनी डायरी में नोट करके कुछ रखती हूँ तो उस तरह से करती हूँ। या फिर बुक अगर आप कोई पढ़ रहे हैं तो उसमें स्टिकर्स लगा के रखिए, कलरफुल स्टिकर्स लगा के रखिए। और स्केच का आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेस्ट। वो अगर आप नोट बना रहे हैं तो वो कलरफुल जो है ना अट्रैक्ट करता है, ध्यान में आता है। तो जैसे अगर आपने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ लिखा है तो उसको आप एक कलर फिक्स कर लीजिए कि मैंने येलो कलर इसके लिए रखा है, तो राष्ट्रीय उद्यान से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको आप पूरा येलो में रखिए ताकि आप जैसे ही ढूंढेंगे तो आपको सारे उस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड हैं। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य से अगर कुछ रिलेटेड है तो वो आप अलग कलर करिए, समुद्री क्षेत्र का अलग करिए, बायोस्फीयर का, ऐसे आप कुछ कलर सिंबल्स करिए जो आपके लिए पढ़ने में शॉर्ट फॉर्म में इजी हो जाएं। क्योंकि अब समय कम है, अब फटाफट हम जो रिवीजन है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, वो 104 हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य है 551। आपके मरीन प्रोटेक्टेड एरिया हैं, समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो हैं वो 131। बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो आपके 18 हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व जो हैं ये भी साथ में दे दिया गया है, इसको ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग परियोजनाओं के बारे में जानते हैं कि जो जानवर हैं उनसे, जानवरों से रिलेटेड, पशु पक्षियों से रिलेटेड जो है क्या क्या परियोजनाएं चल रही हैं। परियोजनाएं जो हैं उनके लिए चलती हैं जो
लुप्त होने की कगार पे हैं या जिनकी स्थिति ऐसी है कि आगे आने वाले 8-10 सालों में वो लुप्त हो सकते हैं। तो एक टाइगर रिजर्व जो है इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से देख के जाइएगा, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, फिर से मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसके तहत शुरू में 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर कितनी हो गई है, 50 हो गई है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 9 अभयारण्यों से हुई थी और अब जो है वो संख्या बढ़कर 50 हो गई है, जो विभिन्न 18 राज्यों में फैले हुए हैं। एक आंकड़े के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.21% भूभाग पर बाघ अभयारण्य स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1973। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेशनल एनिमल टाइगर अंडर दिस इनिशियली 9 टाइगर, जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी तो इनिशियली मतलब उस समय पर शुरुआती दौर पे 9 टाइगर्स रिजर्व वर क्रिएटेड, सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व जो है क्रिएट किए गए थे, बनाए गए थे। हुज नंबर हैज़ इंक्रीज्ड टू 50 टुडे, विच आर spread over 18 different states. According to a figure, Tiger Reserve is located on about 2.21% of the total geographic area of India. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर ईयर पूछता है और ये अभी कितनी है संख्या में ये पूछेगा, ठीक है। कितने राज्यों में ये बना हुआ है ये पूछेगा। तो इसमें से आपके 3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। यही जो स्लाइड है इसमें से आपके 3 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। एक तो ईयर आपका देखना है 1973, उसके बाद स्टार्टिंग में कितने थे तो 9 बाघ अभयारण्य थे और बढ़कर अब कितने हैं ये ज़्यादातर पूछा जाएगा कि अभी कितने हैं, तो 50 हो चुके हैं अभी। और कितने राज्यों में ये फैले हुए हैं, तो ये आपको बताना है कि ये 18 राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरीन जी, संजू जी, लेखनी जी, सुमन जी, सविता जी एंड आरती जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जो रेगुलर क्लास कई मैं देखती हूँ कि एमसीक्यू की क्लास होती है तो आप लोग काफ़ी एफर्ट्स लेके आते हैं, जुड़ते हैं, और जैसे ही आप देखते हैं कि भाई ये रिवीजन क्लास हो रही है तो आप लोगों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि इस रिवीजन क्लास के माध्यम से आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसमें भी बहुत क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में 1 से 2 क्वेश्चन करा रही हूँ, उसमें आप देखिए एक स्लाइड में आपके 3 क्वेश्चन निकल करके आ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी मिल रहे हैं, आपको पॉइंट्स यहाँ पे भी मिल रहे हैं, आपको नोट डाउन करना ज़रूरी है। आपको देखना है कि क्या फ़ायदा मुझे मिल रहा है इसको पढ़ने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। कुछ इसमें खास बात है तभी इसको आपको मैं पढ़ा रही हूँ स्पेशली, ठीक है। शबनम जी गुड इवनिंग। तो ये देखिए कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसमें से क्वेश्चन आए हैं और 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता भी दिए हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी परियोजना है उसके बारे में जानते हैं। देखिए कस्तूरी मृग, हिरण बहुत तरह के होते हैं, इसको आप पहचान कर सकते हैं। देखिए इसका सींग नहीं है सिर पर, जो हिरणों के एक सींग जैसे रहते हैं सामने, और इनका जो बैक पोर्शन है वो भी काफ़ी अलग तरह का शेप का है। बाकी हिरणों की तुलना में इसके शरीर में वैसी धारियाँ, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने में नहीं है और हिरणों की अपेक्षा, है ना। अगर हम और हिरणों को देखते हैं, मृग मतलब हिरण, डियर्स को अगर हम देखते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होते हैं वो, बट इट इज़ नॉट दैट मच ब्यूटीफुल, उतने सुंदर ये नहीं हैं। पर इसमें ख़ास बात ये होती है कि इनके जो शरीर में जो इनकी नाभि होती है उस पर कस्तूरी पाई जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इससे एक क्वेश्चन भी आता था कि कस्तूरी मृग जो है उनकी हत्या का क्या कारण है, मतलब इनकी भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, इनको मार दिया जाता है, शिकार किया जाता है इनके, तो शिकार का क्या कारण है। तो ये जो इनके शिकार करके और कस्तूरी लेने के लिए लोग जो है इसका शिकार करते हैं, तो जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो कस्तूरी मृग है इनकी संख्या कम होने लगी। और कम होने के कारण जैसे ही संख्या कम होने लगती है तो वो किस स्थिति में पहुंच जाते हैं, लुप्त या लुप्तप्राय की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और वो संकटग्रस्त जानवरों की श्रेणी में फिर आगे आने लगते हैं। मतलब इनको अब फिर क्या है कि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो नहीं देख पाएगी। तो कस्तूरी मृग जो है इसको इंग्लिश में मस्क डियर कहा जाता है। द मस्क डियर प्रोजेक्ट वॉज
इनिशिएटेड इन द केदारनाथ सेंचुरी इन उत्तराखंड। देखिए इसमें आपको एक सेंचुरी के बारे में और पता चल गया। देखिए इतनी सारी सेंचुरीज है, सब तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मतलब सैकड़ों में है तादाद, है ना। तो जो बेसिकली ज़्यादा ज़्यादा जो है वो आप लोगों में कस्तूरी एक तरह की खुशबू होती है जो कि जो ये डियर होती है इनकी नाभि में पाई जाती है। तो वो एक फ्रेग्रेंस का नाम है कस्तूरी, ठीक है। तो वो एक खुशबू होती है, वो खुशबू मतलब इससे परफ्यूम बनता है। आप लोगों ने कई बार आप लोगों ने देखा होगा परफ्यूम में कई बार मस्क भी लिखा हुआ होता है, मस्क का परफ्यूम रहता है, किसी किसी परफ्यूम में नाम रहता है ना। तो ये मस्क एक टाइप है, जैसे चंदन, संदल का आप अगरबत्ती आप लेने जाते हैं तो उसमें संदल लिखा होता है या मोगरा लिखा होता है या रोज़ लिखा होता है, वैसे कस्तूरी भी होता है। तो ये एक तरह का फ्रेग्रेंस होता है जो डियर से हमको मिलता है। समझ में आ गया अंजलि जी? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये केदारनाथ उत्तराखंड में जो है ये शुरू किया गया है। देन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि किसका है, उत्तर प्रदेश का। अब उत्तराखंड एक पार्ट बन चुका है, टुकड़ा हो चुका है उसका। इन द 1970s in collaboration with the International Union for the Conservation of Nature। इसका फुल फॉर्म है IUCN। इसको भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आगे। आई थिंक कल या परसों में आप लोगों का एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। मैंने क्वेश्चन अभी देखा था, मैं पढ़ रही थी तो एक क्वेश्चन भी आया था इससे कि ये जो कंजर्वेशन है ये कहाँ पर है। तो ये कोलैबोरेशन हुई है किसके साथ, IUCN के साथ, जो कि आपका स्विट्ज़रलैंड में है इसका। तो वहाँ से हेल्प मिलती है। कई बार होता है कि कई सरकारी संस्थाएं होती हैं जो कि इंटरनेशनली भी जुड़ी होती हैं विदेशों से। तो वो विदेशों से जब जुड़ते हैं तो कुछ वहाँ से भी हमको मदद मिलती है, वहाँ से वो कुछ फंड देते हैं या कुछ अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कोलैबोरेशन में होती हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि हम किस बारे में कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोलैबोरेशन हुआ है इसका फ़ायदा ये हुआ कि इससे जो कस्तूरी मृग की प्रजाति थी जो ख़त्म होने की स्थिति में आ गई थी वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हुई और अब कंडीशन उसकी अब अच्छी हो रही है। शिकारी देवी सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड बद्रीनाथ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड आर फेमस फॉर मस्क डियर, क्योंकि ये उस एरिया में पाई जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों में भी ये आराम से रहती है। कस्तूरी मृग के प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से वर्ष, आपको ध्यान में रखना है, वर्ष 1970 के दशक में उत्तराखंड, तब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, अब तो ये बढ़ चुका है, उसके केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई। कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य तथा उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ये भी आप नोट डाउन करते जाइए, साथ साथ शॉर्ट पॉइंट बनाते जाइए। जैसे आप लिखिए कस्तूरी मृग, फिर उसका लिख दीजिए कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ है, तो 1970 के दशक में हुआ है। कौन से एरिया में ये पड़ता है, तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ये शॉर्ट आप लिखते जाइए, उसके साथ पूरा का पूरा आपको थ्योरी लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस समय, क्योंकि आप थ्योरी लिखने का समय जा चुका है। पॉइंट्स में लिखिए, फिर आप लिखिए कि ये कहाँ कहाँ है, कस्तूरी मृग के लिए कौन कौन सा एरिया फेमस है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य और उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और केदारनाथ अभ्यारण्य में इस मृग की परियोजना जो है वो शुरू की गई है। तो ये 3-4 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने नए जो अगला परियोजना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी कई तरह के हिरण हैं, जिनमें से हंगुल एक तरह का हिरण होता है, बहुत प्रसिद्ध है। उसकी संख्या भी जो है वो लगातार क्या हो रही है, घट रही है। कश्मीर का रेड डियर, यानी उसको रेड डियर भी कहा जाता है, यानी हंगुल। देखिए 2-3 नामों से ये प्रसिद्ध हैं, आपको इन चीज़ों को भी बड़ा ध्यान देना है, ठीक है, कि कश्मीर में ये फेमस है। देखिए अब आप लिखेंगे कैसे, आपको लिखना है हंगुल, लिखना है हंगुल हिरण, ठीक। और उसके साथ आप उसका ब्रैकेट में नाम लिखिए कि रेड डियर, और कहाँ पे ये प्रसिद्ध है, तो आप कश्मीर लिखिए। उसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स बनाइए और लिखते जाइए फटाफट, मेरे साथ पढ़ते भी जाइए और नोट डाउन करते जाइए। आपके शॉर्ट नोट तैयार होंगे जो आपको रिवीजन में बहुत मदद करेंगे। मुख्य बिंदु इसके मैं फटाफट पढ़ती हूँ, शॉर्ट पॉइंट आप बनाते जाएंगे। श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, इसको नोट डाउन करिए कि कश्मीर के कहाँ पे है ये, श्रीनगर में है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क है।
और ये स्टैब्लिश कब हुआ है? 2009। ठीक है, इसमें 2009 तक इनकी संख्या जो है वो 234 थी। वहीं 2015 में ये घटकर कितनी रह गई? 186 रह गई। मतलब कितना डाउन हो गया, आप सोचिए कि 2009 और 15 मतलब 6 साल के बीच में इसकी संख्या जो है इतनी कम हो गई। 2011 में की गई गणना में हंगुल की संख्या 218 होने का अनुमान था। हंगुल की संख्या के आकलन का यह प्रयास दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और कश्मीर घाटी में आसपास के स्थित क्षेत्रों में किया गया। जंगलों में आधिपत्य, चरागाहों की कमी और इनकी खाल और सींगों के लिए इनके शिकार से काफ़ी कमी हो गई इनकी। देखिए, जो कस्तूरी मृग का मैंने आपको बताया था उसका रीज़न था दूसरा, कि उसमें कस्तूरी जो है उसके लिए किया जाता है शिकार। हंगुल डियर का आपको ध्यान में रखना है कि इसकी खाल और इसकी जो सींगें होती हैं इनको बिक्री किया जाता है, बेचा जाता है इसको, और इसी कारण से क्या होता है, इनका जो है शिकार किया जाता है। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो हंगुल डियर जो है उसकी खाल और सींगों को बेचने के लिए किया, तो ये एक पॉइंट ये भी बन जाता है आपका। कश्मीर में इस हिरण का इतना शिकार हुआ कि इस प्रजाति को संरक्षित करना मुश्किल हो गया। जब तक सरकार इसकी तरफ ध्यान देती तब तक कश्मीर में पाई जाने वाली यह प्रजाति लुप्त होने लगी। अब रेड डाटा मैंने आप लोगों को बताया था, रेड डाटा में जो लुप्त प्राय हो जाते हैं, जो जानवर की कंडीशन बहुत डाउन में चलती रहती है, जिनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, तो वो रेड डाटा बुक में उनको लिखा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग लास्ट टाइम में सॉल्व कर चुके हैं एमसीक्यू में। तो रेड डाटा बुक ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है IUCN, ने वर्ष 1947 के बाद से ही इस हिरण को लुप्त प्राय घोषित किया था। मतलब तब से इसकी जो कंडीशन है वो क्या हो गई है, बहुत ही खराब चल रही थी, लगभग लुप्त होने की कगार पे ये आ गई थी। तो इस समय क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है लोगों में फिर होता है कि भाई इसके प्रति थोड़ी जागरूकता जागती है, और फिर इन्होंने क्या किया, उसको कंजर्वेशन के लिए कोशिश शुरू की कि धीरे धीरे हम इसका प्रयास करें इसको बचाने का। तो इसमें आपको एक पॉइंट क्या लिखना है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको लिखना है साथ में एक पॉइंट, जो कि हंगुल जो प्रजाति के जो हिरण हैं उनकी संख्या को बचाने के लिए इस उद्यान में काफ़ी वर्क हो रहा है। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इनकी खाल और सींगों के लिए इनका शिकार किया जाता है। कश्मीर में ये है, ये भी आपको लिखना है साथ साथ में। और रेड डाटा बुक में भी इसका नाम जो है वो दर्ज है, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या हो रही है, लगभग लुप्त प्राय घोषित हो गई है। ठीक है सना जी, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। नितेश जी वेरी गुड इवनिंग, रूपाली जी वेरी गुड इवनिंग, और बहुत अच्छा है आप लोग साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है, मेरा समझाना आपको पसंद आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे लिए एफर्ट्स लगाइए और एक अच्छा सा लाइक आप कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाए, मेरा जोश बढ़ जाए। और एक लगता है कि देखिए लाइक से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा हमको नहीं मिलता है, इसमें हमारी टीचिंग का जो है वो प्रोसेस चलता है। लेकिन हाँ, ये अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसीलिए कि आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही है। बस इतनी सी बात होती है, और यही कारण होता है आपसे ये कहने का कि आप हमको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमारा जो पढ़ाना है वो आपको अच्छा लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इसमें ही किस तरह का दिखता है हंगुल डियर, वो आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। देखिए सींग जो है इसके कितने सुंदर हैं, बहुत प्यारा दिखता है, और इसकी इसीलिए सींग के कारण और खाल के कारण जो है इसका शिकार किया जाता है। हाँ जी, कल से क्वेश्चन आंसर आपके होंगे, लेकिन क्या है कि कुछ टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कई बार क्वेश्चंस में क्या हो जाता है कि कुछ कुछ हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे ऐड कर लिए जाएं जिनमें कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊं। तो कल से आप लोग का फिर एमसीक्यू शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। और बीच बीच में थोड़े जो मुझे लगेंगे ना, वो टॉपिक जमा करके मैं आप लोगों को एक थॉरोली बता दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो देखिए, इसको रेंडियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रेंडियर नामक हिरण की प्रजाति की आँखों का रंग सर्दी और गर्मी के मौसम में बदल जाता है।
सर्दियों में इस हिरण की आंखें जो होती हैं वो नीली हो जाती हैं, जबकि गर्मियों में उनकी आंखें सुनहरी रंग की हो जाती है। तो कितनी खास बात है, कितना खास ये हिरण होगा, आप समझ ही सकते हैं कि इसका जो है मौसम के साथ इसकी आंखों का रंग जो है वो बदल जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको देख करके, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। तो अब देखिए आप लोगों में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सना जी का कहना है कि मैम जो टॉपिक आप स्टडी करा रहे हैं हम लोगों को उस पर क्वेश्चन भी कराते आप। मैं क्वेश्चन इसीलिए साथ साथ बता रही हूँ, है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं और आगे आने वाले समय में आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें से हैं भी और पिछले भी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। और लेखनी जी कह रही हैं कि ऐसे ही थ्योरी क्लास, देखिए थ्योरी क्लास में 3-4 दिन मैंने कराया है, पर बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद बच्चे नाराज़ हो गए हैं थ्योरी क्लास से, तो इसलिए फिर मैंने एमसीक्यू तैयार किया है। बट ठीक है, हम एमसीक्यू भी करेंगे और बीच बीच में ना कुछ कुछ चीज़ें मैं थ्योरी भी लेके आऊँगी, ताकि आप लोग को दोनों को ना मिक्स और मैच करके कुछ आप शॉर्ट नोट भी बनाते जाइएगा और क्वेश्चन भी आपके जुड़ते जाएंगे साथ साथ। तो इस तरह से आप लोगों का दोनों तरह से ही स्टडी की मैं कोशिश करूंगी कि आपकी 2 दिन मैं थ्योरी क्लास करा लेती हूँ और बाकी के 4 दिन जो है आपके एमसीक्यू करा लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में भी बहुत कुछ अभी मुझे लग रहा है कि और एक बार थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे, कल तो मैं एमसीक्यू आपको कराऊंगी क्योंकि मैंने तैयार कर लिया है आप लोग का एमसीक्यू, अभी 2 दिन का तैयार हो चुका है आप लोगों का। तो अभी आगे आने वाला, आज हो गया आपका थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे जो है आपके एमसीक्यू होंगे और फिर कुछ टॉपिक्स देखती हूँ मैं, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि आगे हमारी क्लास किस पर होने वाली है। बट जो भी होगी बहुत यूज़फुल होगी, आपके बहुत काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया हंगुल हिरण के बारे में, जो कि कहाँ से है, आपका ध्यान रहना चाहिए कश्मीर। जैसे ही बात होगी तो आपको ये याद रहना चाहिए, कश्मीर, श्रीनगर, दाचिगाम, इस तरह से आप जोड़ के रखिए। ठीक है, माही जी का नेटवर्क सही हो गया लगता है, तो स्टार्ट कर दीजिए माही जी। अब है घड़ियाल परियोजना। देखिए घड़ियाल और मगरमच्छ साथ साथ है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब घड़ियाल का अगर फेस देखते हैं तो देखिए इनकी जो सामने का जो इनका मुंह होता है बहुत ही लंबा है और बिल्कुल एकदम सामने का जो पॉइंट है उसमें एक गोल सा बना हुआ है, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये घड़ियाल है। ठीक है, और एक मगरमच्छ होता है, इसी की प्रजाति का ही होता है, उसका पूरा मुंह ही चौड़ा होता है। तो इस तरह से आप दोनों में अंतर कर सकते हैं। तो इनमें जो घड़ियाल हैं और मगरमच्छ हैं दोनों का ही संरक्षण किया जाता है, नाम इसका घड़ियाल परियोजना ही रखा गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, ठीक है, और क्या कारण है। कारण तो सबका लगभग एक ही होता है, कारण यही होता है कि ये जो जीव हैं ये घट जाते हैं और जैसे ये घटते हैं तो हमारे प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि इनका रहना नेचर को ये बैलेंस करते हैं कहीं ना कहीं। अब आप सोचेंगे कि भाई मगरमच्छ का क्या काम है, वो तो मछलियों को भी खा जाती होंगी, लेकिन जो मगरमच्छ होते हैं ये बहुत बड़े एरिया में, जैसे नदी में रह रहे हैं ये जिस भी और खारे पानी में भी अगर ये रह रहे हैं तो ये क्या करते हैं, जो गंदगी होती है ना पानी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खा लेते हैं, तो ये डिज़ोल्व कर देते हैं, उस चीज़ को कम कर देते हैं। तो अगर ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो नदियों में जो पानी है उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कई जगह क्या किया गया है, जो पानी को साफ़ करने के लिए भी इनको डाला गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आप लोग को पता होना ज़रूरी है। घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम को पहली बार 1975 की शुरुआत में उड़ीसा में लागू किया गया था। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, 1975 एंड उड़ीसा, और उसके साथ आप क्या लिखेंगे, घड़ियाल परियोजना। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, सन कौन सा है और जगह कौन सी है। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। लेखनी जी सीडीपी की क्लास तो हो रही है, कल भी हुई थी आज भी हुई थी सीडीपी की क्लास। हिंदी की क्लास थोड़ी बंद थी, टेक्निकल कुछ इश्यूज हो गए थे। आज से हिंदी की क्लास भी शुरू हो जाएगी। एसएसटी की भी बंद थी, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो आज से एसएसटी की भी क्लास शुरू हो गई है आपकी, और हिंदी की भी आज रात से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो और सीडीपी की तो चल रही है क्लास, कल भी हुई थी आज भी हुई है, मैंने देखा है क्लास। तो आपको किस तरह से नोट डाउन करना है, घड़ियाल परियोजना आप लिखेंगे, उसमें 1975 लिखेंगे और उड़ीसा लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप भारत में खारे पानी के मगरमच्छों की अनुमानित जो संख्या थी 1976 में
96 से बढ़कर 2012 में कितनी हो गई, 1640 हो गई। आप देखिए कितना ज़्यादा चेंज। बहुत लंबा समय लगा, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी कि बहुत कम समय लगा, लेकिन इस लंबे समय में सचमुच इसमें बहुत अच्छा काम किया गया होगा, तभी ये मतलब सैकड़े में भी नहीं थी संख्या, 96 ओनली इसकी संख्या थी, जो कि हजारों में पहुंच गई, 1640 इसकी संख्या जो है वो बढ़कर हो गई। तो इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम हुआ है, ये आप सीधे सीधे देख सकते हैं। ठीक है, नहीं आप लाइव में जाइए लेखनी जी, और उसमें आप CDP टाइप करिए तो आपको मिल जाएगा लाइव क्लास। आज तो हुई है क्लास, मैंने देखा है क्लास। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा देर क्लास में जाती हूँ कि कई बार होता है ना कि किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई, तो एटलीस्ट मैं बता पाऊँगी कि हाँ आज क्लास नहीं हो पाई। तो क्लास तो आज भी हुई थी और कल भी मैंने देखा था हुई थी क्लास। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और चेक कर लीजिएगा। लाइव क्लासेस जो हम जाते हैं ना, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे आप लोग को देखिएगा सब क्लासेस भी आपकी दिखा देंगी, और वीडियोस में आप जाएंगे तो उसमें लाइव दिखाएगा, तो वो लाइव वाले में आप स्क्रॉल करते जाइएगा तो नीचे आपको दिखा देगा जो क्लासेस अभी रिसेंट हुई है ना, उसमें रिसेंट क्लासेस करके भी आपका दिखा देगा, तो वहाँ से आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो अंजलि जी जो है, हाँ जी आपका जो क्वेरी है वो भी आज पूरा हो जाएगा, बिल्कुल उसके बारे में मैंने ऐड किया हुआ है इसमें अंजलि जी। ठीक है, आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको गिद्ध के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो मगरमच्छ है या घड़ियाल है वो क्यों ज़रूरी होता है, और इसके लिए जो काम किया गया वो भी बहुत ही अच्छा काम हुआ, और इसकी संख्या जो है अब काफ़ी बैलेंस हो गई है। आगे बढ़ते हैं, समुद्री कछुआ परियोजना। ये कछुआ परियोजना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो एनिमल्स होते हैं, ये हर तरह के आप एनिमल देखेंगे जो पानी में रहते हैं, ये पूरा बैलेंस करके रखते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करने वाले ये एनिमल्स हैं। इनको डिस्टर्ब करना मतलब पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो आपके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है। तो यह परियोजना जो है कछुओं के प्रजनन क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए अन्य प्रकार की असुविधाओं से इन क्षेत्रों को संरक्षण करने तथा संरक्षण की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। 1975 में उड़ीसा सरकार द्वारा भीतर कनिका अभ्यारण्य, अब इसका नाम भी आप लिख के रखिए, भीतर कनिका अभ्यारण्य, क्योंकि इतने सारे अभ्यारण्य हैं तो जो जो मुझे मेन लगे उसका मैंने ऐड कर लिया है। इसमें आप नाम लिखेंगे कि कछुआ परियोजना 1975, जगह आप लिखेंगे उड़ीसा, और भीतर कनिका अभ्यारण्य। ठीक है, समुद्री कछुओं के संरक्षण की योजना का प्रारंभ किया गया है। अब ये आप जगह का अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका कछुआ है ये ऐसे जगह पे होगा जहाँ पे पानी हो। तो उड़ीसा ऐसी जगह है जहाँ पे सी बीच आपका है, तो वहीं पे ये पॉसिबल हो सकता है। ये उत्तराखंड में जाके तो होगा नहीं, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कभी आप अगर भूल जाते हैं तो आप इस तरह से गेसिंग भी कर सकते हैं कि आपने जो जानवर का यहाँ पे देखा है कि भाई कछुआ है, तो कछुआ जो वो पहाड़ी जगह में आपको नहीं मिलेगा, वो आपको समुद्री क्षेत्र में मिलेगा, जहाँ पे पानी का सोर्स होगा आपको वो वहाँ मिलेगा। तो इसलिए उड़ीसा आपको ये ध्यान में आसानी से रह भी जाएगा। ठीक है, पूजा रानी जी आप कहाँ थे, इतने दिनों से आप दिखे नहीं, बिल्कुल आप लोग गायब हो गए, पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से। अब सबको डांट लगाने का टाइम आ गया है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और आप सब बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं। तो बिल्कुल ध्यान से और रेगुलर रहिए पढ़ाई पे और फोकस करिए अब, क्योंकि टाइम पास करने का टाइम भी हमारे पास अब नहीं है। सी टर्टल प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इश्यूड गाइडलाइंस फॉर securing the breeding area of turtle, protecting this area from other types of inconvenience and taking care of the need for conservation and development activities in the area. The plan of conservation was started. तो ये जो आरंभ है किया गया है संरक्षण, इससे भी जो समुद्री कछुओं का जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। ठीक है, तो इनका भी शिकार बहुत हो रहा था, और इनका शिकार क्यों होता है, इनको लोग खा जाते हैं। तो सोचिए कि मतलब किस तरह से जानवरों के ऊपर जो है वो हमेशा हिंसा चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। लाल पांडा, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल सीरियसली। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1994 में हुई थी, 1994, इसको नोट डाउन करिए, लाल पांडा परियोजना। ठीक है, और एरिया भी आपको अभी बता देते हैं।
इसे लाल पांडा के रूप में जाने जाने वाली एक मनमोहक प्रजाति के संरक्षण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। और इनकी भी स्थिति वैसी डांवाडोल थी कि इनका भी बहुत शिकार हो रहा था फर के लिए। इनकी बॉडी पे जो फर होते हैं उनको सेल किया जाता है। तो ये प्रजाति भी जो है वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे लुप्त। मेजर जो कारण होता है किसी भी जानवर की विलुप्ति का, वो सबसे पहला तो एक होता है कि उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकार कर लेना, और दूसरा ये होता है कि कई बार एटमॉस्फेयर जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, या पेड़ों को बहुत ज़्यादा उस एरिया से काट दिया जाता है, इनका खान पान कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, उस एरिया से वो बाहर कहीं दूसरी जगह सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है, इनकी जो संख्या है वो कम होने लगती है। तो ये 2-3 कारण हैं जो बेसिकली रहते हैं, और सबसे पहला कारण जो है इनका कंटिन्यू जो है शिकार होना, जिससे कि इनकी संख्या कम हो जाती है। तो इनकी प्रजाति के संरक्षण के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया था 1992 में। ये दार्जिलिंग में किया गया था, शुरुआत किया गया था। लेकिन जो परियोजना की शुरुआत फिर हुई, थोड़ा बहुत इसको ध्यान दिया गया 1992 में, लेकिन जो शुरुआत की गई परियोजना की वो 1994 से हुई। स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था, लेकिन एक लिखित रूप से जो स्टार्ट होता है वो 1994 से स्टार्ट हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे। ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पूर्वी हिमालय का हिस्सा सिंगलीला वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको नोट डाउन कर लेंगे। सिंगलीला वन्य जीव अभ्यारण्य SNP शॉर्ट में है। इसको राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। तो ये राष्ट्रीय नेशनल आपका पार्क बन गया है। ठीक है, सिंगलीला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ स्थित है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। तो ये आपका इसमें नोट डाउन क्या क्या करना पड़ेगा कि लाल पांडा परियोजना शुरुआत कब हुई, 1994 में, और एरिया कौन सा है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग एरिया। ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, वो है सिंगलीला, जिसको कि राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर दिया गया। द रेड पांडा प्रोजेक्ट was started in 1994. It was started with the aim of conserving an adorable species known as red panda. In 1992, the Singlila Wildlife Sanctuary, part of the Eastern Himalayas in Darjeeling, West Bengal, was declared a national park. ठीक है, क्लियर है आप सभी को? तो ये नोट डाउन आप लोग करते जाएंगे साथ साथ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस तरह से आप इसको नोट डाउन करिए। अब जैसे रेड पांडा है, इसको आप क्या कर सकते हैं, स्केच में आप रेड कलर यूज़ करिए, तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ रेड पांडा है, रेड कलर का है। तो ऐसे करके आप ना मिक्स एंड मैच करिए कि आपको कलर के थ्रू भी याद रहें कुछ चीज़ें। तो ये सब क्या होता है आपका ध्यान में आपको रहने वाली चीज़ें हैं, इस तरह से आप इसको याद करेंगे। ठीक है, सना जी कुछ कह रही है, नाइस एक्सप्लेनेशन मैडम, वेरी यूजफुल दिस टॉपिक। यस, थैंक यू सो मच। आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरी क्लास, और ध्यान से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, याद रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिल्कुल एवरीडे आप लोग जुड़े रहिए क्लास के साथ, और जो भी आपको आगे लगता है कि और टॉपिक में किसी में आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर बताएं, उसको मैं इंक्लूड करूँगी अपने क्लास में। और जैसे कि अंजलि जी ने कहा था कि उनको दिक्कत हो रही है, नाइट्रोजन साइकिल उनको समझना है, तो वो एक दिन मैंने टॉपिक में ऐड कर लिया, समझा दिया। जिसको भी जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं वो मुझसे पूछेंगे। अभी हमारा बस अब एक प्रोजेक्ट और रहता है इसी तरह का, वो है कि हमें थोड़ा मैप के बारे में। अच्छा, कितने लोगों ने मैप खरीद लिया? मैंने बोला था आप लोग तब तक तैयारी शुरू रखिए ताकि आप लोगों को ये काम करने में मज़ा आए। मैप के लिए भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ सोच रही हूँ जो आप लोग को पढ़ाऊँगी, जो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा और आपका सारा कुछ कवर कर देगा। इंडिया का मैप जो है उसी से रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैप कितने लोगों ने शुरू कर दिया पढ़ना, जो मैंने आप लोग को कहा था वो बताइए पहले। झूठ कोई नहीं बोलेगा, सब सच सच बताएंगे कितने लोगों ने मैप स्टडी शुरू करी है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, आपको याद रखना पड़ता है कौन कौन सा एरिया किसके साथ टच है। मैं भी कई बार भूल जाती हूँ क्योंकि हम लोग रेगुलर टच में नहीं रहते हैं ना, तो इसलिए मैंने आप लोग को कहा था कि एक बड़ा मैप लीजिए, थोड़ा बड़े साइज़ का, और उसको चिपका लीजिए दीवार पे जहाँ भी आप ज़्यादातर टाइम स्टडी करते हैं, और उसको बीच बीच में थॉरोली देखते रहिए। आपको याद हो जाएंगे सारे स्टेट्स, कौन कहाँ हैं, किस डायरेक्शन में किधर कौन जा रहा है, सारा कुछ आपको एरिया याद हो जाएगा। एक बस बड़ा आपके पास क्लियर होना चाहिए, तो उसको आप याद रखिए। ठीक है, लेखनी जी ने तो लिखा है कि उन्होंने किया है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, अभी भी टाइम है, एक बड़ा मैप लाइए और उसको आप देखिए। ठीक है, उससे आपको बेसिकली पूछा जाता है किस स्टेट का बॉर्डर किसके साथ टच है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि अगर आप उत्तर की तरफ जाते हैं तो कौन सा राज्य पड़ेगा, दक्षिण की तरफ आते हैं तो कौन सा राज्य, इस टाइप के क्वेश्चन मैप में आते हैं।
वो मैं आपको एक दिन क्लियर करूँगी, ठीक है। तो मैप आप लोग लीजिए, स्टडी करिए, और फिर मैं आपको पहले से बताऊंगी कि मैप वाला किस दिन होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, इसको नोट करिए। वेरी गुड, अंजलि जी से बहुत कुछ सीखने मुझे भी मिलेगा, क्योंकि मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट नहीं हूँ। तो बहुत कुछ अंजलि जी भी हमें बताएंगी, तो आपको भी क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। और जिनके भी पास कुछ अनोखी जानकारी है वो बिल्कुल शेयर करेंगे, इसके लिए मैंने आपको छूट दे रखी है। यहाँ टीचर आप लोग भी हैं, और आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, और आप लोगों का सपोर्ट हमेशा रहता है क्लास में, इसलिए और भी मज़ा आता है पढ़ाने में। प्रोजेक्ट एलिफेंट को हम देखते हैं, इसको नोट डाउन करिए कि 1992 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और जिससे कि जंगली एशियाई हाथियों की आबादी को लेकर राज्यों द्वारा वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। अच्छा, इसमें स्टेट्स नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि ये एमपी, झारखंड, आपका वेस्ट बंगाल, इस साइड में पूरे में है, सेंटर पे भी आपका है काफ़ी। तो ये जहाँ जहाँ पे भी एलिफेंट पाए जा रहे हैं, सब जगह जो है उनको सहायता जो है वो प्रदान की। इसका कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं कि इसी एरिया में ये ज़्यादा हैं। जो एशियाई हाथी जो हैं वो इंडिया में ऑलमोस्ट सब जगह ही मिल जा रहे हैं, ठीक है। खासकर जो हमारा सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आंध्रा तरफ भी आप देख लीजिए, आप महाराष्ट्र साइड भी देखेंगे, वहाँ पे भी एलिफेंट हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारा एरिया जो है ये एलिफेंट का जो है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो इनका संरक्षण किया जा सके, क्योंकि इनको क्या किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर भार ढोने का काम दे दिया गया था। उसके बाद क्या है कि इनको वो लोगों के घूमने फिरने का शौक का एक कारण बना दिया गया था। तो कई बार इनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण भी होता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कानून जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी था, और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो शिकार होने लगा इनका, इनके हाथी दांत के लिए, तो वो जो है सबसे ज़्यादा घातक हो गया था हाथियों के लिए, ठीक है। ईवीएस की माही जी बहुत सारी क्वेश्चन आंसर तो मैंने करा दिया पेडागोजी में, उसकी अलग से क्लास देखिए नहीं होगी, वो क्वेश्चन के साथ ही आप समझते हैं, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन के साथ ही मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, इसलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम रखे थे, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से पेडागोजी डिस्क्राइब कर पाऊँ। तो वो क्वेश्चन के साथ ही पेडागोजी, अलग से पेडागोजी वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि उसमें आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ना, ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं उसमें, उसी उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको उसमें बता दी हैं। लेकिन जो आपका कंटेंट है ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी एक्स्ट्रा भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे कि 1992 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, ये जो है इसके द्वारा ये क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे गिद्ध संरक्षण योजना जो है, अब अंजलि जी का क्वेरी जो है अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गिद्ध संरक्षण योजना आप लिखेंगे, और इसके बारे में आप लिखेंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो बिहार में 1950 गिद्ध देखे गए, जिसने वीटीआर के संरक्षित क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण योजना को जो है प्रेरित किया था। गिद्ध आप सभी जानते हैं, इसमें ईयर मुझे मेंशन नहीं मिला, मैंने खोजा था बट इसमें कोई प्रॉपर ईयर नहीं दिया गया है कि किस साल में ये देखा गया है और किस साल से इसको शुरू किया गया है, इसका मेंशन मुझे कहीं मिला नहीं। बट मैं सर्च करती हूँ, अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान में इसमें बेसिकली रखना है कि गिद्ध संरक्षण जो संरक्षण योजना जो है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गिद्ध के विषय में थोड़ा जान लीजिए कि गिद्ध, अब आपको लगेगा कि भाई गिद्ध की क्या ज़रूरत है, ना हो तो भी चल जाए, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या है, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। और मरे हुए जानवर जो हैं, एक टाइम के बाद क्या होता है, जब कोई जानवर मर जाता है और जब उसको कोई दूसरा जानवर पूरी तरह से अगर नहीं खाता है तो वो सड़ता और गलता है, जिससे कि कई सारे
ऐसे मतलब हानिकारक जो चीज़ें हैं वो फैलती हैं पर्यावरण में, जिससे दूसरे जानवर भी कई बार मर जाते हैं। और कभी किसी इन्फेक्शन के थ्रू अगर वो मरता है तो फिर और भी जानवरों को उसको खाने के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। जो गिद्ध जो हैं अगर उसको खा जाते हैं तो वो इन्फेक्शन को समाप्त कर देते हैं। तो ये मरा हुआ जानवर खाने वाले पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक है। कई ऐसे जानवर हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो 22 प्रजातियों में से एक है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति के जो कचरा संग्रहकर्ता के रूप में एक तरह से इसको महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है कि जो वेस्ट हो गया मटेरियल प्रकृति में उसको ये खा जाते हैं और साफ कर देते हैं कचरा। तो इनका होना जरूरी, जैसे मैंने आपको बताया जो मगरमच्छ हैं वो पानी में जो कचरा होता है उसको खा जाते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए तो पानी में गंदगी बहुत बढ़ जाएगी। उसी तरह से जो ये वल्चर होते हैं, गिद्ध जो होते हैं, ये भी बहुत सारे बीमारियों को नियंत्रण करने में मदद करते हैं, क्योंकि जो अपशिष्ट होता है, कचरा होता है, सड़े गले जानवर होते हैं, उनको ये खा जाता है। गिद्ध वन्य जीवों की बीमारियों को नियंत्रण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। गिद्ध वन्य जीवों की बीमारियों को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गिद्ध जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों तथा ओरिएंट व्हाइट बैकर्ड, लॉन्ग बिल्ट, स्लेंडर बिल्ट, ऐसे करके अलग अलग इसके जो हैं उनका नाम दिया गया है कि कौन कौन से टाइप के गिद्ध होते हैं। ठीक है ये मेन हमारे जो हैं इनके वेराइटीज़ हैं गिद्ध की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर थामिन प्रोजेक्ट। इससे भी क्वेश्चन मैंने देखा है कि पूछा गया है। 1997 आप लोग लिखेंगे। जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये मणिपुर में होगा और मणिपुर में ही ये पाया जाता है और मणिपुर का राज्य पशु भी ये है। देखिए कितना सुंदर है दिखने में। और हिरणों में अलग अलग टाइप का होता है हिरण, तो आप उसके जो हिरणों के जो सींग होते हैं और उनके बॉडी पे तो चकत्ते जो डिज़ाइंस होते हैं उससे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइप का जो है हिरण है। ठीक है, तो मणिपुर थामिन प्रोजेक्ट जो है द संगाई इज एन एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड सब स्पीसीज ऑफ एल्ड्स डियर। इसको एल्ड्स डियर भी कहा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ मणिपुर में ही पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। डियर फाउंड ओनली इन मणिपुर इंडिया, इट इज़ ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। ये आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर थामिन योजना जो है ये 1997 में स्टार्ट हुई है। ठीक है, और मणिपुर का ये राज्य पशु भी है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट। और अब जो है हम देखेंगे कि जो इसका एक क्वेश्चन एक करा चुकी हूँ मैं आप लोगों के। ठीक है, वाई काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस। काजीरंगा जो है नेशनल पार्क जो है वो क्यों फेमस है। ठीक है, काजीरंगा इज रिलेटेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज इन द वर्ल्ड। द पार्क्स कंट्रीब्यूशन इन सेविंग द इंडियन वन हॉर्न राइनो के लिए ये प्रसिद्ध है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि काजीरंगा जो है ये कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है चलिए आज का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और काजीरंगा जो है यहाँ पे आपका वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला जो गेंडा होता है, वो विलुप्ति के कगार पे था, जो अब वहाँ पे इसको आश्रय मिल गया है और काफ़ी अच्छे से संरक्षित इसको किया जा रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो है वन्य जीव अभ्यारण्यों में से बेहतरीन अभ्यारण्य इसको माना जाता है। 20वीं सदी के मोड़ पर भारतीय एक सींग वाले गैंडे को विलुप्त होने की कगार से बचाने में इस प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी को आश्रय देने में पार्क का योगदान एक शानदार संरक्षण उपलब्धि है। कोई इसके लिए अलग से प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया है, इसलिए ईयर मेंशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे इसको क्या किया गया है, संरक्षित करके रखा गया है। और आंसर भी आने लगे, काजीरंगा जो है वो कहाँ है, इसके आंसर आने लगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग अभी बताना है कि कहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गिर फॉरेस्ट। ठीक है, गिर फॉरेस्ट कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है,
तो एक मिनट, हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को? तो एट प्रेजेंट थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोग तक आ रही है ठीक से। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना सभी को? और आंसर भी सबके आने लगे? कुछ लोगों का कहना है कि असम है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। तो इसका जो राइट आंसर है, जिन्होंने भी असम दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जिनको डाउट हो रहा है कि भाई ये उत्तराखंड में है, हो सकता है, तो उत्तराखंड नहीं है, ठीक है, असम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। और गिर फॉरेस्ट, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि गुजरात, इसलिए मैं पूछ नहीं सकती कि एट प्रेजेंट जो है गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। ये भी क्वेश्चन में आप लोगों के पूछा हुआ है, एमसीक्यू में था। थैंक यू, आप लोगों ने बता दिया। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, यहाँ से थोड़ा माइक गिर गया था, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ, चलिए, आप लोगों ने कंफर्म कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो एट प्रेजेंट गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात जो है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। इस पर क्वेश्चन मैंने करवाया था, ठीक है। हाँ, असम राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली प्लेस जहाँ पे क्या है, लायंस जो हैं, एशियाटिक लायन जो होते हैं वो उनका नेचुरल हैबिटेट है, मतलब नेचुरली वो वहाँ रहते हैं, उनको वो एरिया में जो है वो सरवाइव आसानी से कर सकते हैं। तो वर्तमान में गुजरात भारत का गिर वन ही ऐसा स्थान है जहाँ शेरों की यह जाति, मतलब एशियाई शेर जो हैं वो पाए जाते हैं, प्राकृतिक आवास आवास में पाए जाते हैं, मतलब अपना जो उनका एक प्राकृतिक रूप से रहने का तरीका है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत शेर इंसान की उपस्थिति के प्रति सहिष्णु है, और यहाँ तक कि मानव बस्तियों के पास भी रहता है। तो देखिए, कोई भी जानवर अगर आप उसको नहीं छेड़ते हैं ना, तो वो वैसे भी मानव बस्ती में नहीं आता है। पहले तो इतना नहीं आता था, लेकिन लोगों ने जैसे जैसे जंगल काटने शुरू किए हैं, तो ही ये लोग क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। अक्सर चीता वगैरह जो है वो आ जाया करते हैं मानव बस्ती में। ठीक है, तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यही है। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहला कौन सा है। तो ये टाइगर के लिए ये भी फेमस है, और फर्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है वो ये है। ठीक है, तो व्हाट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस फॉर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर अमंग इंडियन नेशनल पार्क। जितने भी इंडियन नेशनल पार्क हैं वहाँ जितने भी टाइगर्स हैं, उसकी तुलना में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, चांसेस हैं, इसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के पास रहेगी तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क के नाम दे दिए जाएंगे और आपको बताना रहेगा कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ हैं, तो आप लोग बेझिझक इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लिख सकते हैं। कवर्स 1000 ऑफ किलोमीटर्स ऑफ स्टनिंग लैंडस्केप, क्योंकि वहाँ एक बहुत लंबा एरिया उनको मिल जाता है। अलाउ ओवरनाइट स्टे इन सर्टेन एरिया, और कुछ क्षेत्रों में क्या है वहाँ पे रात को ठहरने की अनुमति भी दी गई है। मैंने आप लोग को बताया भी था कि वहाँ रहने की व्यवस्था इतनी आलीशान है, बहुत ही सुंदर वहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए गए हैं, और रात भर वहाँ रुकने की, मतलब आराम से आप 3-4 दिन वहाँ स्टे कर सकते हैं और पूरा भ्रमण कर सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे पिक्चर में कि किस तरह से लोग जो हैं पास से वहाँ पे उनको देख पा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही अच्छा वहाँ पे जो है रहने का लोगों की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट हमारा जो है आज का वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, और सुंदरबन के साथ आप जोड़ लीजिए कि जो है आपका आ जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, सुंदरबन के साथ हमेशा आपका रॉयल बंगाल टाइगर आ जाता है, और ये सुंदरबन कहाँ है आपका, ये है वेस्ट बंगाल में। ये आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है।
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व का मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाहरी एरिया होता है, उस एरिया जो जंगल का बाहरी एरिया में लोगों की बसाहट होती है, फिर कुछ जानवर रहते हैं, और जो बीचों बीच के एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स वगैरह किए जाते हैं। वहाँ पे एजुकेशनल रिसर्च किए जाते हैं, और उसके बाद इनसे संबंधित जो जानवर हैं उनसे संबंधित बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अगर रॉयल बंगाल मेंशन होता है तो आपको सुंदरवन लिखना है। ओनली अगर सिर्फ टाइगर के लिए आपको लिख रहा है तो आपको जिम कॉर्बेट ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो बिना लाइक किए कोई मत जाना भाई, सबको लाइक करना ज़रूरी है। एक तो आप लोगों की लास्ट वीक बहुत कम बच्चे आ रहे थे, पता नहीं इतना अच्छा एमसीक्यू चल रहा था और आप लोगों ने कैसे मिस कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए थे। बट अगर आप लोगों का मिस हो भी गया है तो आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो भी छूट गया है क्वेश्चन वो वापस, क्योंकि मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ और दूसरे क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ, तो अभी हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, जो नए हमारे स्टूडेंट जुड़ते हैं हमारे साथ, उनके लिए एक बार बता दूं कि वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस दिखेंगे, और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे अगर आपको ईवीएस की क्लास चाहिए तो आप ईवीएस की प्लेलिस्ट को चलाएंगे तो मेरी शुरू से जो भी क्लासेस हुई हैं वो आपको पूरी लाइन से मिल जाएंगी, उसमें अपडेटेड है। ठीक है, तो कल की क्लास जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एमसीक्यू की होगी कल की क्लास, और परसों की क्लास भी एमसीक्यू की। 2 दिन लगातार आपके एमसीक्यू होंगे। सैटरडे को मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मंडे की आपकी क्लास क्या होगी। ठीक है, रोज़ आपको क्लासेस अटेंड करनी है, और जो जो क्लास में आते हैं उन सब के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और ज़रूर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अपनी तैयारी अच्छी रखिए, और जिसको भी जिस भी टॉपिक में डाउट है वो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।